हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में लेक्चर नंबर 2 दे रहा हूँ। मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया कि सबसे पहले मैंने यही चीज़ बताई कि इसमें जो रिएक्शंस हैं बेसिक चैप्टर्स में कि केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस कौन से होती हैं, इरिवर्सिबल कौन से होती हैं, रिवर्सिबल कौन से होती हैं। आज हम उसको थोड़ा सा आगे लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो बेटा मैं सबसे पहले बता दूँ कि यदि हम बात करते हैं रासायनिक साम्य क्रिया की, यदि हम बात करते हैं रासायनिक साम्य क्रिया की, बहुत अच्छे समझिएगा, रासायनिक साम्य क्रिया की या केमिकल हम बोल सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मतलब ये हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। बेटा बहुत अच्छे समझिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मतलब ये हो गया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अग्र अपक्रिया की दर पश्च अपक्रिया के दर के बराबर हो जाए, उसे हम रासायनिक साम्य अपक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? ऐसी रासायनिक अपक्रिया। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर हो गया? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मतलब जो भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो इक्वल हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहते हैं। मतलब हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो अग्र अपक्रिया की दर होगी, हमारी अग्र अपक्रिया की जो दर होगी वो बेटा बराबर हो जाती है पश्च अपक्रिया के दर की, पश्च अपक्रिया के दर की। यदि अग्र अपक्रिया की दर पश्च अपक्रिया के दर के बराबर हो जाए तो उसे हमेशा हम क्या बोलेंगे? रासायनिक साम्य अपक्रिया बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड देन कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब इसमें ये होगा कि जो आरएफ होगा वो बराबर आरबी के आ जाता है। क्लियर हो गया? अब बेटा मेरी बात को थोड़ा और समझिए। यदि हम इसको ग्राफिकल देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यदि ग्राफ के आधार पर इसको समझा दें, ग्राफ के आधार पर, तो जाहिर सी बात है आधार पर, तो बेटा हम यदि ग्राफ के आधार पर देखते हैं तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, और ये बेटा हमारा टाइम दिया हुआ है। क्या दिया है? टाइम वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब कभी भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेटा जाहिर सी बात है, मान लीजिए यहाँ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई, जैसे मान लीजिए A प्लस बी है और A प्लस बी हुआ यहाँ पे, और रिवर्सिबल में कन्वर्ट हो गया C प्लस डी में। बात है इसमें, तो A प्लस बी जब आपस में मिलेगा तभी तो C और D का बनाएगा। तो जब ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम है तो जब ये आरएफ बराबर हो जाएगा किसके? आरबी के, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर चला जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड के, तो हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी। तो मान लीजिए यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई, A प्लस बी मिला, तो जाहिर सी बात मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ कि रिएक्शन कोई भी हो, जैसे मान लीजिए हम लोग सुबह निकले घर से, खाना खा के निकले, एनर्जी हमारे पास है, तो मैं शुरुआत में काम तेजी से करूँगा, जैसे से टाइम बीतता जाएगा हमारी एनर्जी लॉस होती जाएगी। मैं वर्क कर रहा हूँ तो लॉस होगी, जाहिर सी बात है, लॉस होगी तो हमारा काम करने का तरीका क्या हो जाएगा? स्लो होता चला जाएगा। जैसे से टाइम और बीतेगा और स्लो हो जाएगा। उसके बाद एक सेटल कंडीशन हो जाएगी जहाँ पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। या मैं स्टूडेंट के लाइफ में ही बता दूँ हर चीज़ें, जैसे तुम लोग सुबह साइकिल से निकलते हो घर से स्कूल में पढ़ने के लिए, तो पहले साइकिल तुम तेजी से चलाते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है आपकी साइकिल स्लो होती चली जाती है और एक चाल में आएगी कहाँ पे? स्कूल के अंदर। आप स्कूल में रहे, पढ़ाई की, सब कुछ किया, 2-3 घंटे अपनी एनर्जी लॉस की, उसके बाद क्या हुआ? लंच किया, एनर्जी फिर ली, फिर जब छुट्टी हुई तो जब तुम शुरुआत में स्कूल से भागते हो तो तुम्हारी स्पीड तेज रहती है, लेकिन जैसे जैसे घर के समीप पहुंच रहे होते हो स्पीड तुम्हारी एक इक्वल वे में चलनी शुरू हो जाती है। बात आ रही है समझ? उसी तरह रेट पहले तो तेजी से चली, और जैसे जैसे टाइम, देखो ये टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग पहले तो रेट तेज चली, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया रेट हमारी स्लो होते होते इक्वल चली, इक्वल हो गई। यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया 2HI। मान लीजिए यहाँ पे H2 प्लस I2, मान लीजिए रिएक्शन के तौर पे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हमने लिया H2 प्लस I2, रिवर्सिबल में 2HI दिया हुआ है, तो मान लीजिए पहले हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को लिया, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा है,
तो ये दोनों तेजी से रिएक्ट करेंगे, और जब तेजी से रिएक्ट करेंगे तो 2HI हमारा ज्यादा तेजी बनेगा, मतलब यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है H2 + I2, तो ये HI ज्यादा बनाएगा। लेकिन बेटा जैसे जैसे समय बीतेगा ये रेट हमारी इक्वल में चली जाएगी। हाँ, फिर एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना फॉरवर्ड जाएगा ये उतना ही बैकवर्ड जाती है। अब पता चला यहाँ पे फिर से रुका, और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, पहले तो तेजी से आया लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा वो बैक में चला जाएगा। तो जितना स्लोप रेट ऑफ फॉरवर्ड का आता है उतना ही स्लोप हमेशा रेट ऑफ बैकवर्ड का आता है इन द केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में। सिंपल वे में ये समझो कि यदि यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई तो जैसे टाइम बीतेगा रेट हमारी धीरे धीरे स्लो होते होते इक्वल में चली गई, फिर प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिर ज्यादा हुई, फिर उसने बैक मारना शुरू किया, तो जब वो चलेगा पहले तो तेजी जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा वो भी कर्व डाउन हो जाएगा। तो जितना कर्व रेट ऑफ फॉरवर्ड का जाएगा उतना ही कर्व हमेशा रेट ऑफ बैकवर्ड का चला जाएगा। क्लियर हो गया? कहीं कोई प्रॉब्लम? समझ गए होगे आप लोग, इसकी पिक ले लीजिए। थैंक यू।